जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है और हम फटाफट डिस्कस करेंगे 3 आने वाले ऐसे सम्मेलन जो कि होने वाले हैं 2023 में, ग्लोबल समिट जो होने वाले हैं 2023 में, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देना चाहता हूं। ऑन पॉपुलर डिमांड बहुत सारे बच्चों ने हमको मैसेज भेजे, रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज फिर से पीवाईक्यू मैराथन सेशन आप चलाएं यूट्यूब पे। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर भी प्रीलिम्स से लगभग 2 महीने पहले हमने प्रीलिम्स पीवाईक्यू मैराथन सेशन चलाने शुरू करे थे। सो दोस्तों, इस बार का जो पीवाईक्यू मैराथन सेशन है वो 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। ओपनिंग करेंगे हमारे कंवल सर हिस्ट्री से, सब्सिक्वेंटली 26 फरवरी को मनमीत मैम एनवायरमेंट का सेशन लेंगे, ज्योग्राफी का श्रद्धा मैम 5 मार्च को लेंगे, आयुष सर पॉलिटी का पीवाईक्यू सेशन 12 मार्च को, इकोनॉमी का अरविंद सर लेंगे 19 मार्च को, साइंस एंड टेक का धर्मिंदर सर लेंगे 26 मार्च को, और आईआर का अंत में मैं लूंगा 2 अप्रैल को। तो जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 के बीच में, सबकी डिटेल डिस्कशन की जाएगी। डेट को मार्क कर लें, ये डेट मिस ना करना, और लाइव जुड़ जाना हमारे साथ जब भी डिस्कशन हमारी शुरू होती है। टाइमिंग्स वगैरह आपको सारा अपडेट किया जाएगा ना। बढ़ते हैं आज के टॉपिक के टुवर्ड्स। तो आज का टॉपिक, जैसे अब देखिए हम जानते हैं दुनिया में कई चुनौतियां आ रही हैं 2023 में भी। अब जो 2022 में 2021 में जो चुनौतियां थी, तो उम्मीद की जाती है कि 2023 में उनसे हम डील कर सकते हैं। अभी काफी टर्बुलेंस है, इंस्टेबिलिटी है। मैं बार बार कहता रहता हूं, यूक्रेन की लड़ाई के बाद जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो चुका है। तो द वर्ल्ड नीड्स मोर कोऑपरेशन, द वर्ल्ड नीड्स मोर डायलॉग, द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ द समिट्स हैपनिंग, सम्मेलन्स हैपनिंग। अब पैंडेमिक का टाइम नहीं है। पैंडेमिक में ये जो समिट्स थे ये ऑब्वियसली वर्चुअल फॉर्मेट में हो रहे थे। अभी ये फिजिकल प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन है, एनर्जी प्राइसेस हैं, ग्रीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज है, जिसके लिए रिपीटेडली लीडर्स को मिलके बैठ के बात करनी पड़ेगी और हल निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट समिट्स जो होने वाली हैं उसके बारे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि ऐसी बहुत सारी समिट्स जो हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड में होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीओपी की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, वो यूएई में होने वाला है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। तो ग्लोबल साउथ यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और ये इंपॉर्टेंट समिट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि क्या जो ग्लोबल साउथ है, या अगर हम इंडिया की भी बात करें, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, क्या ये जो मल्टीलेटरल एजेंडा है, क्या उसको हम रीसेट कर पाएंगे? क्या हम दुनिया भर में कोऑपरेशन ज्यादा देख पाएंगे? बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स लेस ऑफ कॉम्पिटिशन, the world needs less of USA versus China right now, but the world needs more cooperation. Already 1/3 of the global economy will be in recession. Day by day हम न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं। आज न्यूज़ में अपडेट आया था कि डेल, जो कि एक बहुत मेजर टेक कंपनी है, उसने भी दुनिया भर में 6500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने की बात कर दी है। तो रिपीटेडली हम देख रहे हैं, अमेजॉन हो, गूगल हो, डेल है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं। महामारी थी, फिर उसके बाद यूक्रेन की वॉर हुई, अभी रिसेशन हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो क्या जो ग्लोबल साउथ है, क्या ये इस एजेंडा को, इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एजेंडा को अपहोल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये बात देखने वाली होगी। तो पहले तो G7 की बात करें। G7 सम्मेलन समिट जो है कहां होने वाला है? ये हिरोशिमा जापान में होने वाला है। हिरोशिमा आपको याद होगा, यहीं पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं फूमियो किशिदा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने डेलिबरेटली हिरोशिमा में ये वेन्यू चूज करा है G7 समिट का, बिकॉज जैसे आप जानते हैं हिरोशिमा वाज डेवास्टेटेड आफ्टर द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड बाय अमेरिका इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब यहां पे इस जगह को चुन के जापान के प्रधानमंत्री यहां पे देखना चाहते हैं कि जो बाकी देश हैं, जो बाकी G7 देश हैं, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, 1975 में ये ग्रुप सेटअप करा गया था। तो फूमियो किशिदा ये देखना चाहते हैं कि जो बाकी लीडर्स हैं, जो बाकी देश हैं, क्या वो भी कमिटेड हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेके, या केवल बातचीत ही करते रहते हैं पीस और प्रॉस्पेरिटी की? तो उन्होंने डेलिबरेटली ये वेन्यू यहां पे चूज करा है। ये आपको बात पता हो कि 3 G7 स्टेट्स हैं, यूएसए, यूके और फ्रांस, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी हैं। क्या ये तीनों स्टेट्स भी कीन होंगे इस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एजेंडा को लेके? तो G7 के बारे में आपको यहां पे थोड़ी इंफॉर्मेशन पता हो, बिकॉज हम क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड बातचीत यहां पे कर रहे हैं। G7 ओरिजिनली G8 था, बिकॉज इसमें तब यूएसएसआर भी था। इसको सेटअप 1975 में करा गया था। अब देखिए यूएसएसआर का जो सक्सेसर था रशिया, रशिया को G8 की ग्रुपिंग में से निकाला जाता है 2014 में। क्यों? बिकॉज रशिया ने इन्वेड किया, रशिया ने अनेक्स किया क्रिमिया को।
तो ये G7 बन जाता है। ठीक है, सेटअप करा गया था 1975 में। ठीक है, इस समिट में कौन से लीडर्स होते हैं? यूरोपियन यूनियन से लीडर्स आते हैं, फॉलोइंग द कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस। अब जो मेजर पर्पस है G7 का क्या है कि ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कशन करना, डिलिबरेट करना, खास करके ऐसे इश्यूज पे फोकस करना जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है ना। रशिया को फॉर्मली इंडक्ट करा गया था एज अ मेंबर इन दिस ग्रुप इन 1998। तब उस वक्त जब G7 बनाया गया था G8 in 1975, तब यूएसएसआर था। अब डिसइंटीग्रेशन 1991 में होती है, 1998 में फिर रशिया को इसमें G7 की ग्रुपिंग में फिर इंडक्ट किया जाता है। 2014 में फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया। अब G7 का समिट 2022 में कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। आपको यह भी पता हो कि वन ऑफ द इनवाइटीज इन फैक्ट फॉर दिस समिट वाज इंडिया एज वेल। अब उस वक्त यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। अब खैर, अब आपको पता है कि यूके के प्रधानमंत्री अभी ऋषि सुनक जी हैं। तो G7 का जो समिट है 2023 में कहां होने वाला है? जापान में, हिरोशिमा में होने वाला है। ये आपको बात पता हो। भारत को इंडोनेशिया के साथ और कुछ कंट्रीज के साथ इनवाइट करा गया था। अब आपको यह भी पता हो कि G7 जो फोरम है दुनिया की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड और विकसित देशों को माना जाता है। नाउ यू मस्ट नो कि G7 इज नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रीटी और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है थ्रू अ प्रेसिडेंसी जो कि रोटेट करती है एनुअली अमंग द मेंबर स्टेट्स। और जो प्रिसाइडिंग स्टेट है जिसके पास प्रेसिडेंसी है G7 की, वो ही एजेंडा तय करते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी G7 की मीटिंग में। तो अब क्या एजेंडा होगा जापान के पास? जो जापान अपनी G7 की प्रेसिडेंसी को यूटिलाइज करेगा, ये रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है कि कैसे उसको रोका जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी को अपहोल्ड करना, प्रमोट करना। वी आर सीइंग अ वोलेटिलिटी इन द एनर्जी प्राइसेस एज वेल, कमोडिटी प्राइसेस एज वेल। और साथ के साथ अभी G7 देशों ने एक प्राइस कैप लगाया था रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर। इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर यहां पे देखा जाएगा कि कितना इफेक्टिवली वो इंप्लीमेंट हो चुका है। ये प्राइस कैप दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे एक फ्रेमवर्क है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। अब ये फ्रेमवर्क क्या करता है? ये बेसिकली फ्रेमवर्क मदद करता है डेवलपिंग देशों को। कैसे? कि जो डेवलप्ड देश है वो मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग दे सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को मदद मिल सके अपनी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंटली, पिछले साल G7 की मीटिंग में एक फंड यहां पे सेटअप करा गया था, PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए कैसे फंड्स और मोबिलाइज किए जा सकते हैं, ये भी जापान के एजेंडा में रहेगा। तो PGII के बारे में आपको पता हो, यदि आपसे पूछा जाए PGII क्या करेगा? देखिए, डेवलपिंग देशों की इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। तो ये जो PGII है ना, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा। और ये कमिटेड है कि हम कैसे, यानी कि PGII कमिटेड है कि कैसे $600 बिलियन से ज्यादा फंड्स मोबिलाइज किए जा सकते हैं बाय 2027, एंड दिस फंडिंग विल बी बेनिफिशियल for the developing world in order to counter the Belt and Road Initiative of China, which again is targeted and oriented towards the developing countries. But as we know, under the Belt and Road Initiative, China is playing this debt trap diplomacy with many countries in the subcontinent as well as many of the African countries as well. Now, उसके बाद G20 समिट, ये भारत में है सितंबर में 2023 में। आपको ये बात पता हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो थीम चूज करी है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वातावरण को कैसे हम पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे सुधार सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर बात करी जाएगी। और इंटरकनेक्टेडनेस हमारी ह्यूमन लाइफ का और वातावरण का, इसके ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा कि कितना जरूरी है, जिस वातावरण में हम रहते हैं तो हमारी जिंदगी भी कितनी निर्भर है वातावरण पे, और वातावरण भी हमारी जिंदगी पे बहुत निर्भर करता है। तो क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, पैंडेमिक्स हैं, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं जो कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी पे एड्रेस करने की कोशिश करेगा। अब यहां पे देखने वाली बात होगी, बिकॉज अभी पिछले साल G20 मीटिंग में जो इंडोनेशिया में हुई थी, वहां पे देखने को आया था कि व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग को स्किप किया था। अब भारत के पास प्रेसिडेंसी है और अब पूरी दुनिया चाहती है कि यूक्रेन का जो युद्ध है ये खत्म हो, यहां पे कुछ रेजोल्यूशन निकले, कुछ सोल्यूशन निकले। और यहां पे देखने वाली बात होगी, बिकॉज इंडिया को स्विंग स्टेट कहा जाता है। इंडिया की इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे यूक्रेन वॉर में कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हमने बहुत बात सुनी है कि भारत के ऊपर प्रेशर था कि भाई आप बताएं किसके साइड पे है, रशिया के साइड पे है, यूक्रेन के साइड पे है, अमेरिका के साइड पे है। तो हमने कहा कि भाई हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी के प्रेशर में आके अपना स्टैंड नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन भारत के रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद करी जा रही है कि शायद इस प्रेसिडेंसी में जो भारत के पास है, तो इस G20 प्रेसिडेंसी में जो बाइडेन भी आएंगे और व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत ऐतिहासिक बात होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंडिया के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि एक फोरम पे दोनों लीडर्स को, जो कि अपोजिंग कैंप्स के हैं, उनको सामने लेके आया गया है।
तो G20 देश के कौन से मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं यहां पे अपने सामने। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इनिशियली ये फोरम था फाइनेंस मिनिस्टर्स का और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं G20 देशों के। G20 को बाद में अपग्रेड करा गया टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट, यानी कि हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये प्रीमियर फोरम स्टैब्लिश करा गया था फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इनफैक्ट 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 को और ज्यादा स्ट्रेंथन करा गया था और यहां पे और ज्यादा पीरियोडिक मीटिंग्स भी हुई थी। 2011 से G20 समिट एनुअली हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। तो G20 की प्रेसिडेंसी 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, 2021 में इटली के पास थी। आपको यहां पे बता देता हूं, लिख लीजिए, 2022 में इंडोनेशिया, पूछा जा सकता है आपको, इंडोनेशिया, 2023 इंडिया, 2024 ब्राजील और 2025 साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये आपको बात पता हो। और अब ऑफ कोर्स अब फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मुद्दों के अलावा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बातें हैं, टेररिज्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन बातों के ऊपर भी बातचीत करी जाती है। तो G20 का अभी कोई चार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। प्रेसिडेंसी इज एडेड बाय द कंट्रीज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी बिफोर एंड आफ्टर इट। तो ट्रॉयका की बात करें तो अभी ट्रॉयका क्या होगा, अभी फिलहाल इंडिया के पास है, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, आने वाले टाइम में ब्राजील के पास है। तो ये ट्रॉयका हुआ। ठीक है, अभी प्रेसिडेंसी ऑफ G20 2022 में इंडोनेशिया में थी, ये हमको पता है। देन लास्ट में हम बात करेंगे SCO समिट के बारे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे। ये भी भारत में सितंबर 2023 में मीटिंग होने वाली है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पे ये लोगो निकाला है SCO का, SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट। ये अगर आप MEA की वेबसाइट में जाएंगे तो आप चेक करेंगे, वहां पे ये लोगो SCO के लिए निकाला गया है। थीम क्या है, सिक्योर SCO। सिक्योर एक एक्रोनिम है जो कि मोदी जी ने SCO में दिया था, यानी कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट। बहुत एम्फेसिस दिया जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बाय द वे आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ही समय में SCO के परमानेंट मेंबर्स बने थे। बहुत फोकस हमारे लिए दिया जाता है कि हम कैसे अपने जो रिश्ते हैं, अपनी जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और मजबूत कर सकते हैं। आपको यह भी पता हो कि SCO के समिट में चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना, रशिया इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और अभी रिसेंटली न्यूज में आया भी था कि भारत ने पाकिस्तान और चाइना दोनों के लीडर्स को इनवाइट करा है 2023 में जो SCO समिट होने वाला है गोवा में। आपको यह बात पता हो, गोवा में होने वाला है। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी, शहबाज शरीफ ने भी जिक्र किया था, कुछ दिन पहले की बात है, कि हमको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, हमने बहुत गलती करी है भारत के साथ 3-4 लड़ाइयां करके, हम तब से भारत के साथ लड़ते आ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी चाहिए कि यहाँ पे हमारे सामने आके बैठे, हमारे साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करें। हमने उनको इन्वाइट करा है तो ग्रेसफुली उनको इन्विटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए और जरूर आना चाहिए। बाय द वे आपको यह भी पता हो, पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अब पाकिस्तान में किसका रूल होगा किसका नहीं होगा ये तो खैर भगवान जाने, लेकिन खैर हमने अपनी तरफ से इनविटेशन पाकिस्तान को दिया है। नाउ SCO 2022 कहां हुआ था, समरकंद में हुआ था। समरकंद में हुआ था समरकंद डिक्लेरेशन, यहाँ पे उज्बेकिस्तान में एक सिटी है समरकंद, वहां पे समरकंद डिक्लेरेशन डिक्लेयर करी गई थी। और उस वक्त बहुत सारे मुद्दे थे जो डिस्कस करे गए थे। एक तो रशिया यूक्रेन का युद्ध था, उसके अलावा सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में भी काफी वोलेटिलिटी है। अजरबैजान, अर्मीनिया के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं नगोर्नो कोरोबाख रीजन में। और अगेन यहाँ पे बात करी गई थी कि कैसे हम अपना पड़ोसी देश हैं सारे के सारे, जो भी हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, कैसे अपनी कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, कैसे फ्रेंडशिप बढ़ा सकते हैं, कैसे हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब भारत हमेशा ये बात कहता है कि हम तो काउंटर टेररिज्म के बिल्कुल फेवर में हैं, लेकिन देखिए लुक हुज टॉकिंग, यहाँ पे इसी फोरम में चाइना भी बैठा है, पाकिस्तान भी बैठा है, और ये बिगेस्ट परपेट्रेटर्स हैं ऑफ टेररिज्म। इनफैक्ट चाइना, पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं आतंकवाद को, उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें काउंटर टेररिज्म की कहते हैं। ऑब्जेक्टिवली आपको बात पता हो कि वाराणसी को चुना गया है SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-2023। मीटिंग कहां हो रही है, गोवा में हो रही है, ये आपको बात पता हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब इसकी अगर हम थोड़ी स्थापना की बात करें, 1996 में इस ग्रुपिंग का जो प्रीडिसेसर था यानी कि शंघाई 5, ठीक है, उसके बाद शंघाई 5 में कौन से देश थे, चाइना, रशिया। इनफैक्ट चाइना, रशिया फाउंडिंग मेंबर्स हैं शंघाई 5 के और SCO के। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। सन 2001 में उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है शंघाई 5 को और इसको एक्सपैंड कर दिया जाता है एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जून जुलाई 2001 की बात है, लगभग 2 महीने पहले की बात है, बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था 9/11, उससे कुछ 2 महीने पहले की बात है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाती है। नाउ एवोल्यूशन ऑफ SCO की बात करें, 2005 में भारत बनता है ऑब्जर्वर SCO का।
2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को एज परमानेंट मेंबर्स एडमिट किया जाता है। और आपको पता हो कि 2023 में इंपॉर्टेंट बात है, नोट करें, 2023 में ईरान ऑफिशियली ज्वाइन करेगा एससीओ एज अ परमानेंट मेंबर। नाउ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्कोप एंड पॉपुलेशन, एससीओ जो है लार्जेस्ट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जो कि कवर करता है लगभग 60% एरिया ऑफ यूरेशिया, 40% एरिया ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और यहां पे एससीओ के जो मेंबर्स हैं आप देख सकते हैं, यहां पे मेंबर्स हैं, यहां पे ऑब्जर्वर्स हैं। ईरान यहां पे लिखा भी हुआ है विल बी अ परमानेंट मेंबर इन 2023। और यहां पे डायलॉग पार्टनर्स भी आपके सामने मेंशन्ड है। इनफैक्ट श्रीलंका, अजरबैजान, आर्मीनिया, नेपाल, तुर्की, कंबोडिया, ये 6 देश जो हैं ये डायलॉग पार्टनर्स हैं एससीओ के। और यहां पे हम मैप भी देख सकते हैं एससीओ का। चलिए, अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए कि कैसे हम एंगेज कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैसे हम बूस्ट दे सकते हैं। बहुत यहाँ पे रिच इकोनॉमी, यहाँ पे रिच मिनरल वेल्थ पाया जाता है सेंट्रल एशिया में। द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। बट नाउ अगर हम बात करें विद द चाबहार पोर्ट और विद द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द आईएनएसटीसी कॉरिडोर, तो डेफिनेटली हमारी कनेक्टिविटी भी सेंट्रल एशिया के साथ काफी बढ़ेगी, काफी बेटर होगी और हम और ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहाँ पे डिस्कस करा गया था वो था स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है अफगानिस्तान में, दैट हैज been a very hot topic of discussion not only for India but also for the Central Asian countries। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के ब्लफ को भी हम कॉल ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसे फोरम का पार्ट है जहां पे काउंटर टेररिज्म को लेकर बहुत सारी बात करी जाती है। तो पाकिस्तान को भी चेक में रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। चलिए, तो ये 3 इंपॉर्टेंट समिट्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। जाने से पहले आपको बस हमारे कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2024 मेंटरशिप कोर्स। जो बच्चे अब 2024 में अपना अटेम्प्ट देंगे और यदि आप तलाश में हैं गाइडेंस के, कोचिंग के, मेंटरशिप के फॉर जनरल स्टडीज, वैसे तो बहुत सारा कंटेंट हम डालते रहते हैं यूट्यूब में, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में जहां पे आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लाइव लेक्चर्स को। अभी हमने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है कि अब से हमारे सारे जो लेक्चर्स होंगे जो हमारे पेड कोर्सेज के हैं वो लाइव प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़ें। यहां पे आपको साथ के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहां पे है, लाइव डिस्कशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है और आप कभी भी चाहे अपने टीचर के साथ भी एंगेज कर सकते हैं, उनके साथ डाउट सेशन भी ले सकते हैं। इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा आपको बहुत जल्द। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।